नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का करंट अफेयर की आज 4 अप्रैल की सुबह पे स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की बात चाय के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज का जो कोट है वो है कि स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सभी को बतानी है। ठीक है, आप अगर संघर्ष ही नहीं करेंगे तो आप अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे कि हमने क्या किया। जैसे हमारे पिताजी या बाबा जी लोगों ने बताया कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, उस समय साधन नहीं थे तो नदियां पार करके उन लोगों ने पढ़ा है, और लाइट ना होने के कारण लालटेन की रोशनी में उन्होंने पढ़ाई की। तो आपको भी अपने सभी के अपने अपने संघर्ष अपने जीवन में और वही बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप नोट कर लें। और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया। तो ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी जो है वो मनाया जाता है हर साल 31 मार्च को। कब मनाया जाता है? 31 मार्च को मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर का मतलब समझ गए, जो मेल और फीमेल जो तीसरा एक दर्जा है उसे कहा जाता है ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो इनके लिए बहुत बड़ा संगठन जो है वो चल रहा है और इसी पे वर्क चल रहा है। देखिए इसके बारे में, जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी है वो प्रतिवर्ष 31 मार्च को दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, और ये इसलिए मनाया जाता है कि उनके साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए भी समर्पित है कि उन्होंने समाज पे कितना योगदान दिया है। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। इस दिवस की स्थापना जो है वो 2009 में मिशिगन के यूएस आधारित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रॉचल क्रैंडल ने की थी। किसने की थी? रॉचल क्रैंडल ने की थी। और ट्रांसजेंडर लोगों की एलजीबीटी मान्यता की कमी की प्रतिक्रिया के रूप में इसे 31 मार्च से हर वर्ष मनाने का जो इन्होंने शुरुआत की और वो लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024, ये टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस को भारत में क्या कहा जाता था? क्षय रोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षय रोग। ठीक है ना, तो अभी इस पे बहुत कमी आ गई है। इस साल जो आंकड़ा है वो लगभग 27.1% है। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 27%। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं इसके आंकड़ों के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार तपेदिक की अनुमानित और वास्तविक मामलों के बीच जो है वो अंतर काफी कम हुआ है। पहले जो लापता मामले हैं वो ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी 2023 में केवल 2.3 लाख जो हैं वो लापता मामले थे, जबकि उसके पहले ये संख्या इसका जस्ट उल्टा 3.2 लाख थी। ठीक ना, तो कहाँ 3,20,000 थे, कहाँ अब 2,30,000 हैं। लगभग 90,000 के आसपास जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। तो 27% के आसपास का यह आंकड़ा जो है वो कम हुआ है। ठीक है, इस पे जो भारत सरकार एक काम कर रही है, इसे आपको याद रखना है कि भारत सरकार टीबी के लिए एक इलाज ट्रीटमेंट चलाती है जिसे कहा जाता है डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सिस्टम। ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सिस्टम कहा जाता है। तो भारत सरकार इस पे एक बहुत बड़ा वर्क कर रही है और इसी के काम करने के कारण लगातार टीबी रोगियों की संख्या जो है वो भारत में कम हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है मौसमी बसु को। किसको नियुक्त किया गया है? मौसमी बसु को नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति के साथ साथ अन्य लोगों जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी नियुक्त किया गया है। तो आइए देखते हैं उनके बारे में। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की प्रोफेसर जो है मौसमी बसु को जेएनटीयू के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इसी में मीनाक्षी सुंदरियाल और प्रदीप के सिंधे को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विकास वाजपेयी और कौशल किशोर चंदेल को जेएनटीयू का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसी पे देखते हैं और किन लोगों को बनाया गया है। सैयद अख्तर हुसैन को सचिव बनाया गया है, जबकि विकास वाजपेयी ये हो चुका। ठीक है,
विकास रावल जो है वो शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। अभी देखिए, ये एक संगठन है, एटीएमए के नए अध्यक्ष जो हैं वो अर्नय बनर्जी बने हैं। तो एटीएमए क्या है? एडमिशन फॉर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है ना, एडमिशन फॉर ट्रेड एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एम्स के लिए है। किसके लिए है? एम्स के लिए। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं, कौन बने हैं? अर्नय बनर्जी बने हैं। कौन बने हैं? अर्नय बनर्जी बने हैं। FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी एथलीट समिति के जो सह अध्यक्ष हैं वो PR श्रीजेश बने हैं, और ये इंडियन हॉकी टीम के कौन रहे हैं? गोलकीपर रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, PR श्रीजेश। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर शफुद्दीन इब्ने शाहिद बने हैं। ये 28 तारीख का जो करंट अफेयर पढ़ाया गया था उसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है ना, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ये कुछ नई भर्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इस वुमेन्स प्राइज के लिए 6 महिलाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें से भारत की मधुमिता मुगिया, किनको? भारत की मधुमिता मुगिया को भी शॉर्टलिस्ट किया गया है, और उनकी किताब है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। ठीक है ना, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI, जिसकी राइटर कौन है? मधुमिता मुगिया है। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में। ये देखिए, नॉन फिक्शन के महिला पुरस्कारों के लिए 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है ना, और ये नॉन फिक्शन के जो पत्रकार है उनमें भारतीय ब्रिटिश पत्रकार और टिप्पणीकार मधुमिता मुगिया की जो किताब है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को शामिल किया गया है। ठीक है ना, जो पुस्तक है वो मानव समाज पर AI की प्रभाविकता को निर्धारित करती है और उस पर अध्ययन करती है। ठीक है, जो अन्य लोग थे उनको भी आप देख लीजिए, जो अन्य चयनित पुस्तकें हुई थी उनमें से थी एक तो लारा कमिंग की थंडर क्लैप ए मेमोयर ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड सडन डेथ। दूसरी है नाओमी क्लेन की डोपेलैंगर अ ट्रिप इनटू द मिरर वर्ल्ड। तीसरे हैं नॉरेन मसूद, उनकी थी अ फ्लैट प्लेस। चौथी हैं टिया माइल्स, इनकी थी ऑल दैट शी कैरीड द जर्नी ऑफ एशले सैक अ ब्लैक फैमिली कीपसेक। और पांचवी हैं शफिया सिंक्लेयर हाउ टू से बेबीलोन अ जमैकन मेमोयर। ठीक है, तो ये 5 अन्य लोग हैं, और उसके अलावा 6वीं जो है वो मधुमिता मुगिया है। ठीक है, चलें अगला। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है मीना चंदारा को। किसको सम्मानित किया गया है? मीना चंदारा को सम्मानित किया गया है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की जो है वो प्रोफेसर हैं। ठीक है, और इन्हें अंतरराष्ट्रीय 2024 के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार समारोह जो है वो 30 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ है। ठीक है, तो आपको इसे भी याद रखना है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? इस ऑटिज्म की एक फिल्म बनी है पा। ठीक है ना, और अमिताभ बच्चन ने उसमें ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति का किरदार निभाया है। तो इस बार का जो थीम है ऑटिज्म का वो है ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। क्या है? ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने और उनके मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की वकालत करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और 2024 की जो थीम है वो थी ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। इस थीम को जरूर आप रट लीजिएगा। ये थीम कौन सी थी? ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। ठीक है, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो अभी इस पे जो आंकड़ा आया है वो है पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा में ये डॉल्फिन नोज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? डॉल्फिन नोज पहाड़ियों के पीछे सुरक्षित है। ठीक है ना, तो पारादीप बंदरगाह के बारे में आप याद रखेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। ओडिशा में जो पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण है वो भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह के रूप में, और इसने कांडला को पीछे कर दिया है। ठीक है ना, इस बार इसकी जो क्षमता है वो 289 AMT संभालने में ये सक्षम हुआ है, और ये विशेष रूप से
तटीय शिपिंग में उत्कृष्ट है। किसमें है? तटीय शिपिंग में उत्कृष्ट है। यह 59.19 AMT तटीय यातायात को भी संभालता है। ठीक है ना। इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1962 में यह स्थापित है और 1966 से यह भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया है। ठीक है, चले अगला। हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो जो है वो बृहस्पति का चंद्रमा है जिस पर ओजोन गैस के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? ओजोन गैस के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, ये देखिए, शोधकर्ताओं को बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के प्रमाण मिले हैं और इससे बर्फीले आकाशीय पिंडों पर रासायनिक प्रक्रियाओं की अंतर्दृष्टि का पता चलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसके विश्लेषण से कि इसे अलौकिक जीवन के लिए संभावित उम्मीदवार बनाता है। अर्थात भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर भी जीवन जो है वो संभव हो सके और आप जाके वहां पर बस सके। ठीक है, तो ये एक संभावना है। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही जुडिथ सुमिनोवा तुल्का किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कल के क्वेश्चन में भी था, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर है कांगो। ठीक है ना, कांगो रिपब्लिकन की अभी ये हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। लास्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? तो अभी ये डिप्लोमेसी के तहत भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अभी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है गुयाना। ठीक है ना, और गुयाना को इन्होंने 2 डॉर्नियर 228 विमान जो है वो सौंपे हैं। ठीक है, ये देखिए, भारत ने क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान जो है वो सौंपे हैं और गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्विपक्षीय संबंधों में यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह पहल रणनीतिक सहयोग के माध्यम से गुयाना के साथ भारत के संबंधों के मजबूत और उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है कि हम अपने पड़ोसी या अपने मित्रों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं कि अगर आपको जरूरत होगी तो भारत आपकी सहायता जरूर करेगा। ठीक है ना, इसी तारतम्य में हमने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान जो है वो सौंपे हैं। ठीक है, कल का क्वेश्चन था, मात्र 2 लोगों के आंसर आए हैं कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? तो स्टारगेट जो है वो AI सुपर कंप्यूटर है। क्या है? AI सुपर कंप्यूटर है। इसका आंसर आपको देना था, आप लोगों ने नहीं दिया, जो गलत बात है। और आज का जो क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है अपने कमेंट सेक्शन में, तो आप इसे जरूर बताएं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।